अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करना होगा, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी परीक्षा में कितना प्रश्न पूछा जाएगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज से हम आप सभी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 10 मॉडल सेट कराएंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगे कि आपके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने का जवाब देना होगा, जिससे आप परीक्षा में जाएं तो फटाफट मात्र 2-2 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे दें। तो आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के मॉडल सेट 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक यह वीडियो समाप्त ना हो जाए, जब तक सारी क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जानी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जा करके जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और भी बहुत सारा मॉडल सेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो मॉडल सेट आप देख रहे हैं, ये मॉडल सेट आपको उस वाले ऐप में मिल जाएगा। तो जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, या आप लिंक पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्ले स्टोर पे जा करके आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगी। जो चैनल का नाम है वह प्ले स्टोर पे जा करके सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन कह रहा है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। यदि आप हमारा मात्र 3 वीडियो देखे होंगे 300 प्लस क्वेश्चन की, तो आप फटाफट मात्र 2 सेकंड के अंदर इन सभी प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। और ऐसे ही आप परीक्षा में जाकर के फटाफट 2 सेकंड के अंदर आप जवाब दे दीजिएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और आप हमें ये बताते जाइए कि इन सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे हम सारी प्रश्न का उत्तर आपको बताते चले जाएंगे, जिससे आप मिला लीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब जो है वह सही दिया है। तो बता देना चाहेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि गैल्वेनीकरण। आपको एक भी हमारी वीडियो नहीं छोड़नी है, सारी की सारी वीडियो देखनी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन कह रहा है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट इसका उत्तर बताइए। वैसे बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि पेट्रोल का जलना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप मिला लीजिए कि आप सही जवाब दिए हैं या फिर गलत दिए हैं। यदि आप गलत दिए हैं तो फटाफट आप याद करते चले जाइएगा। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो फटाफट जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे दबा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसी कमाल की वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है आपको कि श्वसन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन कह रहा है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी कह रहा है संयोजन, ऑप्शन सी कह रहा है अपचयन या ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊष्माशोषी। तो आपको पता होनी चाहिए और आप जानते भी हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ टाइप हो गया है, यहाँ पे ए लिखने की जगह बी लिखा गया है, इसे आप ए ही समझिएगा जो सबसे पहला है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव टाइप वाला यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उन सारी वीडियो को एक एक करके आप जरूर देखिएगा। ऑप्शन कह रहा है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो आपको पता होनी चाहिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी कह रहा है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप फटाफट मिलाते जाइए कि आप कितने प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। और आप हमें अंतिम में अपने नाम के साथ जरूर हमें बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो मोटर कार है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण क्या,
या उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल लेंस का। तो आपको पता होनी चाहिए कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर है। फटाफट आप मिलाते जाइए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, जिससे सभी बच्चों को हेल्प हो जाए, क्योंकि वो पढ़ाई कुछ भी नहीं किए हैं और हो सके यह वीडियो उनके लिए रामबाण सिद्ध हो, इसलिए आप ज़रूर उनके पास शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया है वह सही उत्तर है। और आप उनसे भी बोलिए कि आप इन सारी प्रश्न का उत्तर जवाब दे, और जवाब दे करके आप उनसे पूछिए कि उन्होंने कितने प्रश्न का जवाब दिया है। ऐसे करके आप अपने में, ठीक है, तैयारी कीजिए कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि वीडियो देखिए, और वीडियो देख करके आप उनसे पूछिए कि आप कितने प्रश्न का इसमें से जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप इसमें से लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप 40 प्रश्न से कम जवाब दे पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको तैयारी करने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन कह रहा है आपके सामने है कि किरण अरे, फोकस, या किरण पुंज, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये आपको बनाने वाला प्रश्न है, फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। प्रश्न कह रहा है, वैसे आप हमारे वीडियो देखे होंगे तब तो आपको बिना सॉल्व किए ही आप बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि 2 डायप्टर यानी कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वह क्या होता है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। आप सभी जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F, जो कि सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर में ही मान निकालनी है, इसलिए हम लोग 100/F से मान निकालेंगे। अगर यहाँ पे मीटर की बात की जाती तो 1/F होता। ये सब आप फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं P का मान दिया हुआ है 2 डायप्टर, यानी कि 2 बराबर क्या हो जाएगा, 100/F हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 बराबर 100/F। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे। जब इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 में F से गुणा करेंगे आ जाएगा 2F, और 100 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि 2F बराबर हम सभी का क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। और यहाँ से F का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे यानी कि मान निकालेंगे तो 100/2 हो जाएगी, जो कट करके क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि 50 सेंटीमीटर। है ना कमाल की। तो फटाफट लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, कमाल का प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आपको पता है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइल ये 3 होता है, और तीनों का सूत्र अलग अलग होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र का होता है वह क्या होता है। तो आपको बताना चाहेंगे, आप फटाफट हमें बता दीजिए, आपको सही उत्तर बता देते हैं। आप मिला लीजिए कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और +2 होता है। तो इसमें से देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें का ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन है जो फल बेचने के द्वारा, जो फल बेचते हैं उनके द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या इथलाइन, या फिर ऑक्सीन। तो आपको बताना चाहेंगे जो एथलाइन होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि जो फल बेचने वाले हैं वह इसका प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए। जैसे कि आम का फल हो गया या केले हो गया, किसी भी फल को जो पकाया जाता है तो पकाने के लिए हम लोग एथलाइन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और मैथ वाला भी वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, गणित वाला वीडियो, तो सारी की सारी वीडियो देखिए। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अदर चैनल पे किसी चैनल पे भटकते रहें और आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। आप किसी एक चैनल को निर्धारित कीजिए और उसी चैनल के सारी वीडियो देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जो पसंद आता है, जो अच्छे लगते हैं, आप उन्हीं से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहीं पे भी पढ़ाई करनी हो, अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको जानना है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रही है। तो हम आगे से आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपको तो हम परीक्षा से पहले सारी क्वेश्चन आपको बता देंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, फिर आगे से आपके लिए वीडियो बना देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है अगला कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो आपको हमने बहुत बार बता दिया है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। यानी कि ऑप्शन जो इसमें का सी दिया गया है वह आपका बिल्कुल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अस्पष्ट दृष्टि जो होती है उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये आपको बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि आप देखिए कि 25 सेंटीमीटर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, 25 मीटर पे आप टिक न कीजिएगा, आपको 25 सेंटीमीटर पे टिक करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यह प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको ये बताना है कि एक प्रकाश की किरण कहाँ लंबवत आपतित होती है, तो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान जो होगा वह कितना होगा। तो इसका जो मान होगा वह 0 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इसका उत्तर सी नंबर देते होंगे, तो सी नंबर नहीं होगा, ऑप्शन ए नंबर होगा 0 डिग्री। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। आपको ये बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वह 4 होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वह बिल्कुल इसका सही उत्तर है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। जितना प्रश्न बताइएगा उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। टाइपिंग करते अगर रहिएगा तो आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा, तो टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर जो होता है अगर आप दे करके आते हैं, या कोई भी प्रश्न होता है जो परीक्षा में पूछा गया होता है, उसका उत्तर या वह प्रश्न जो है काफ़ी लंबे दिनों तक याद रहता है। तो समझ जाइए कि अब परीक्षा ही आपका हो रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, तो एक शांत होकर के, मतलब ठंडी का महीना है और ठंडी के महीने में एकदम बिस्तर पे जा करके आप आराम से वीडियो को देखिए और सारी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। जो पादप अवशिष्ट रहते हैं वह कहाँ पे संचित होते हैं, पत्तियों में, छालों में, या कोशिकीय रिक्तियों में, या इनमें से सभी में। तो देखिए, पादप जो अवशिष्ट होते हैं वह इनमें से सभी में जो होते हैं वह संचित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रश्न, कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी कि किससे हम ज़्यादातर
मिलते जुलते हैं चीन के विद्यार्थी से, या फिर चिंपैंजी से, या फिर मकड़ी से, या फिर जीवाणु से। तो आपको पता है कि चिंपैंजी से हम लोग मिलते जुलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न कह रहा है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न, कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। आपको ये बताना है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जाइगोट बनता है, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया है वह ऑप्शन ए नंबर सही होगा, जाइगोट। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी बच्चे गलती देंगे, क्योंकि वे शुरू से कुछ और पढ़े होंगे और 10वीं क्लास में अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो इसका उत्तर वे लोग गलती कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट होंगे, जो मेरा हर एक वीडियो देखते हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर ए नंबर दे रहे होंगे, तो ए नंबर नहीं होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये बताना है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह पर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है वह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़े होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला या फिर उजला या फिर लाल या फिर काला। तो आपको बता देना चाहेंगे कि उन लोगों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का, पीतल का, इस्पात का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, इसे आप याद करके रखिएगा। यहाँ पे केवल वर्ग पूछा जा रहा है तो 18 वर्ग होते हैं, लेकिन जब आवर्त पूछा जाएगा तो 7 आवर्त होते हैं, ये याद करके जरूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल का पीएच मान होता है। जल का जो पीएच मान है वह कितना होता है, 5 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 3। तो आपको बताना चाहेंगे कि जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। तो देखिए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि निकल जाना कहलाता है आपका अवकरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी जानते भी हैं ये पहले नंबर चैप्टर का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का है ये, कि जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो अवकरण हो जाती है और जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, यानी कि वन जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हिरण क्या होते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप सभी ये सभी क्वेश्चन का आंसर जानते ही हैं। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है, उत्पाद, परिवहन, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फटाफट आप दीजिए जवाब और उत्तर मिला लीजिए। सही उत्तर आपको हम बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि भोजन रसधानी। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और आप यह वीडियो को
जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 बार देख लेने के लिए। अगर आप 2 से 3 बार एक एक वीडियो को देख लेंगे तो समझिए आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा परीक्षा देते वक्त, तो फटाफट आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसका आप जवाब फटाफट दे दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है और कैसा कमाल का है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। किस लिए जुगाली करते हैं? स्वास्थ्य के लिए, या फिर भोजन के पचाने के लिए, या फिर दूध बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी जानते हैं अक्सर कि गाय, भैंस, बकरी या कोई भी जो जानवर होते हैं वह क्या करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जुगाली करते हैं, तो वह भोजन को पचाने के लिए करते हैं, यानी कि वो भोजन को अच्छे से चबाते हैं फिर से। और यही क्रिया मनुष्य में नहीं होती है। वह जो जानवर होते हैं वह अपने पेट में खाए हुए भोजन को मुख में लेकर के आते हैं और फिर उसे चबाते हैं, और चबाने के बाद से फिर उसी भोजन को अंदर निगल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी पाचन हो जाती है, यानी कि इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्सर आप ये भी देखे होंगे कि कुछ जानवर जब जुगाली करते हैं उनके मुंह के पास ही कुछ भोजन उनका गिर गया होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो भोजन करते हैं तो फटाफट वो निगलना शुरू कर देते हैं, कैसे भी काट कूट करके, और उसके बाद से जब वो संचित समय में बैठते हैं, है ना, तो वह अंदर से भोजन को निकालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर अंदर को लेकर के चले जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कमाल का प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, या फिर बेरी, या फिर घेंघा, या फिर मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आप हमें अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस होती है उसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, या फिर धनात्मक होती है, या यह दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? जब आप चिन्ह परिपाटी नियम पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है, और अवतल लेंस वाले जो भी होते हैं उनकी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपकी क्या पूछ रही है? उत्तल लेंस के बारे में, तो यहाँ पे धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला नंबर यही पूछ दिया गया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। चिन्ह परिपाटी नियम आप पढ़े जरूर होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि कौन ऐसा, इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है इसके अनुसार बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, या फिर कांच, या फिर प्लास्टिक, या फिर मिट्टी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मिट्टी को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि रक्त बिंबाणु। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं मुख से लेकर के कई प्रकार की क्रिया होती है। जब हम मुख में भोजन लेते हैं फिर उसे हम चबाते हैं दांतों के द्वारा, फिर लार उत्पन्न होती है, फिर वह हम उससे निगलते हैं, कई प्रकार की क्रिया होती है। सारी क्रिया आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो पूर्ण हो जाती है क्रिया वह कहाँ पे होती है? तो वह होती है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए प्रश्न आपको पूछ दिया फिर से कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान जो होगा वो क्या होगा? तभी आपको हमने बताया कि 0 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वायु का
निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। जो वायु होती है उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह वास्तव में कितना होता है, 1 के बराबर या 1 से कम या 1 से अधिक या फिर 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन जो है वह ए नंबर कह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें 40 नंबर प्रश्न की, तो 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। आपको ये बताना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तल जो दर्पण होता है उससे हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। जब भी आप बाइक या कोई गाड़ी आप चलाते होंगे या बैठते होंगे उसमें, तो देखते होंगे उसके आईना में जब आप अपना मुख दिखाते होंगे तो आपके मुख जो होता है, यानी कि जो आपका फेस होता है, जो आपका चेहरा होता है, वह क्या दिखाता है, छोटा दिखाई देता है। तो जब छोटा दिखाई देने लगेगा तो समझ जाइएगा कि वह उत्तल दर्पण है। और इसीलिए ही उसका प्रयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं कि कोई भी वस्तु हो वह छोटा करके उसे हमें दिखा दे कि हाँ कौन वस्तु है और कौन वस्तु नहीं है ना। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वह कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह बड़ा दिखाई देता है। तो वह है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए इस दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण यानी कि सैलून में प्रयोग करते हैं, जिससे कि दाढ़ी बनाते समय जो बाल होते हैं, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, वह आसानी से दिख सके कि कहीं पे बाल छूट ना गया हो। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में यानी कि सैलून में प्रयोग करते हैं और उसी में यह बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको हम समझा रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। आप कहानी के माध्यम से समझे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और याद रहेगा। और अगर आप किसी को बताते भी हैं, हो सकता है कि आप भी टीचर बनना चाहते होंगे, तो आप इस तरह से अगर आप पढ़े होंगे तो आप ज़रूर समझा दीजिएगा अच्छे से किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी लड़के को या किसी भी व्यक्ति को। जब भी आप किसी भी जो भी व्यक्ति आपसे अगर पूछ दिया तो उसे आप आसानी से इस तरह से समझा दीजिएगा। इसलिए आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसे आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तो समझिएगा, भूलिएगा भी नहीं, याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि याद किया हुआ जो होता है वह काफ़ी जल्दी जो हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश का हम लोग का परिवर्तन होता है उसका कितना नियम होता है। तो देखिए उसका जो नियम होता है ये आप लोग जानते ही हैं कि उसका 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए, तो ये 2 नियम ही होते हैं। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की हम लोग की किरण होती है वह किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में या फिर टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश की जो किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। और इसकी जाँच करने के लिए आप किसी पन्ने को या किसी भी चीज़ को जो लंबा हो रहा या गत्ता हो गया, जो किताब में लगता है, जो फर्स्ट पेज वाला आता है, या कोई भी पेज ले लीजिएगा, उसमें एक छोटा सा छिद्र कर दीजिएगा और छिद्र करके प्रकाश के सामने रखिएगा और अंधेरे में उसका देखिएगा प्रकाश, तो वह छिद्र के सामने ही वह प्रकाश जाएगा। इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह साबित होता है कि हम लोग का जो प्रकाश होता है वह सीधी ही रेखा में गमन करता है, न कि टेढ़ी रेखा में गमन करता है। या आप कभी कभी देखे होंगे कि घर के जो वेंटिलेटर हम लोग कहते हैं, वह वेंटिलेटर से अगर प्रकाश आ रहा होता है तो उन सारी छिद्र को बंद कर दीजिए और सिर्फ एक छिद्र को रखिए और उस छिद्र से आप देखिए कि प्रकाश का जो किरण है वह कहाँ पे जा रही है। जो आप देखिएगा कि वह जो प्रकाश की किरण है वो एकदम सीधी ही प्रतीत होती है, यानी कि जहाँ से वो निकलेगी किरण वही उसकी एकदम सामने वाले पे जा करके पड़ती है। तो इससे भी साबित होता है कि हमारी जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है वह क्या करती है, सीधी रेखा में ही गमन
करती है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पूछ ही दी गया कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको अभी हमने कहानी की तरह समझा दिया है कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता ही दिया है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आपको ऑप्शन देगा एक ही में, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि उत्तल लेंस का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल उत्तल पढ़ते हैं और जवाब दे देते हैं, तो पता चलता है कि उसमें क्या हो गया है कि उत्तल लेंस भी ऑप्शन था और उत्तल दर्पण भी ऑप्शन था। तो उत्तल लेंस पे आप न कि जवाब मत दे देना, उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? अभी आपको हमने ये भी कहानी की तरह बताया था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसमें क्या, बी नंबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या कोई नहीं। अभी आपको हमने बताया कि सैलून में कुछ दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिस दर्पण का हमने नाम क्या बताया था आपको, अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर रेटिना या दृष्टिपटल। तो देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह बनता है रेटिना या दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। जो श्वेत रंग होता है वह कितने रंगों से बना होता है, तो वह जानते हैं आप। और यह क्वेश्चन जो है, यह प्रश्न जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे ही आपके परीक्षा में विज्ञान के 48 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। तो आप हमें नीचे यह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया हुआ है। आप अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सारी के सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो सके और आप कहीं और भटके नहीं। तो जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।